नमस्कार दोस्तों, बुक्स विद विकास में आपका स्वागत है। यदि आप एक ऐसे मोड़ की तलाश में हैं जहां आप एक नए जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे ही जीवन के लिए आज हम एक बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। यह एक समुद्री पक्षी की कहानी है जो कि रिचर्ड बॉक ने लिखी है। तो शुरू करते हैं इसका भाग 1। सुबह हो चुकी थी और नए सूरज की सुनहरी झिलमिलाहट शांत समुद्र की छोटी छोटी लहरों यहाँ से वहाँ तक फैली हुई थी। किनारे से 1 मील की दूरी पर मछुआरों की एक नाव पानी में चारा डाल रही थी। इसके साथ ही नाश्ते के लिए एकत्रित होने का संदेश तब तक हवा में फैलता रहा जब तक कि हजारों समुद्रों पंछियों का झुंड खाने के टुकड़ों को झपटने और लड़ने के लिए इकट्ठा नहीं हो गया। यह एक और हलचल भरे कामकाजी दिन की शुरुआत थी, लेकिन दूर अकेले नाव और समुद्र तट से परे खुद अपना साथी बना जोनाथन लिविंगस्टन सीगल अभ्यास में जुटा हुआ था। आकाश में 100 फीट की ऊंचाई पर उसने अपने झिल्लीदार पंजे नीचे किए, चोंच उठाई और अपने पंखों के सहारे एक तकलीफदेह तीव्र घुमावदार मोड़ लेने के लिए जोर लगाया। घुमावदार मोड़ का मतलब ही था कि उसे धीमी रफ्तार से उड़ना होगा। उसने अपनी रफ्तार धीमी की और हवा उसके चेहरे पर फुसफुसाहट में बदल गई और उसके नीचे सागर बिल्कुल स्थिर हो गया। उसने जबरदस्त एकाग्रता के साथ आंखें सिकोड़ी, सांस रोकी, जोर लगाकर घुमाव पर महज 1 इंच और बढ़ाया। फिर उसके पंख फड़फड़ाए और वह डोला और गिर गया। जैसा कि आप जानते हैं, सीगल कभी डगमगाते नहीं, रुकते नहीं। बीच हवा में रुक जाना, डगमगाना उनके लिए कलंक है, अपमान है। लेकिन जोनाथन लिविंगस्टन सीगल कोई आम पक्षी नहीं था। बगैर शर्मिंदा हुए उसने एक बार फिर उस कांपत थरथराते हुए तीव्र घुमावदार मोड़ में अपने पंख फैलाए, रफ्तार धीमी और भी धीमी की तथा एक बार फिर डगमगाया। ज़्यादातर सीगल उड़ने की सबसे आम तरकीबों, किनारे से खाने तक कैसे पहुंचे और फिर वापस आने से अधिक कुछ और सीखने की परवाह नहीं करते थे। अधिकतर सीगल्स के लिए असली बात उड़ान नहीं भोजन था, मगर इस सीगल्स के लिए खाने का नहीं, उड़ने का था। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल को किसी भी और चीज़ की बजाय उड़ना पसंद था। उसने पाया कि इस तरह की सोच रखना दूसरे पंछियों के बीच लोकप्रिय होने का सही तरीका नहीं है। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी जोनाथन को पूरे दिन अकेले कम ऊंचाई की सैकड़ उड़ानें भरते, हवा में तैरते, प्रयोग करते देख हैरान रह जाते। मिसाल के लिए, उसे मालूम नहीं था कि जब वह पानी के ऊपर अपने फैले हुए डैनों के फैलाव से आधी से कम ऊंचाई पर उड़ता तो वह हवा में क्यों ज़्यादा देर तक और कम ताकत लगाकर उड़ लेता था। बिना डैने हिलाए हवा में बहते चले जाने का अंत आम पक्षियों की तरह पैर नीचे किए समुद्र में छपछपाते हुए उतरने में नहीं होता था, बल्कि पैरों को देह से कसकर सटाए एक लंबी सपाट पट्टी पर सरकने के रूप में होता था। जब उसने पैर ऊपर कर सरकते हुए किनारे पर उतरना सीखा और फिर सरकते हुए जितनी दूरी पार की उतनी दूरी को रेत में दौड़ते हुए पार करना शुरू किया, तो उसके माता पिता को सचमुच बहुत हैरानी हुई थी। क्यों जॉन, क्यों? उसकी माँ पूछती। तुम्हारे लिए झुंड के बाकी पक्षियों जैसा होना इतना मुश्किल क्यों है जॉन? तुम नीची उड़ानों को पेलिकन, एल्बेट्रॉस जैसे पक्षियों के लिए क्यों नहीं छोड़ देते? तुम खाते क्यों नहीं जॉन? तुम सिर्फ हड्डियों और पंखों का ढेर रह गए हो। मुझे सिर्फ हड्डियों और पंखों के ढेर में बदल जाने पर बुरा नहीं लगता माँ। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि मैं हवा में क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ। इधर देखो जोनाथन, उसके पिता ने कहा, मगर सख्त लहजे में नहीं। सर्दियाँ अब बहुत दूर नहीं हैं, नावें कम होंगी और सतह वाली मछलियाँ गहराई में चली जाएंगी। अगर तुम्हें जानना ही है तो खाने के बारे में जानो कि कैसे उसे हासिल किया जाए। यह उड़ने उड़ाने वाला मामला तो ठीक है, मगर तुम उड़ान को खा तो नहीं सकते ना। यह मत भूलो कि तुम इसलिए उड़ते हो ताकि खा सको। जोनाथन ने बात मानते हुए सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों तक उसने दूसरे शीगल्स जैसा व्यवहार करने की कोशिश की,
उसने सचमुच कोशिश की घंटों, पर और मछली पकड़ने वाली नावों के इर्द गिर्द मछली और रोटी के टुकड़ों पर झपटते झुंड के साथ चीखने और जकड़ने की, लेकिन इससे उसका काम नहीं बना। यह सब कितना बेकार है, बेमतलब है। उसने मुश्किल से हासिल की गई एक छोटी सी मछली को अपना पीछा करते भूखे बूढ़े सीगल के लिए जानबूझकर गिराते हुए सोचा, मैं यह सारा समय उड़ना सीखने में लगा सकता था, कितना कुछ है सीखने के लिए। इसके बाद जोनाथन सीगल जल्द ही फिर एक बार अकेले निकल पड़ा, दूर समुद्र में, बिना खाए पिए, खुद सीखने के उद्देश्य से। सबक रफ्तार का था और हफ्ते भर के अभ्यास में उसने रफ्तार के बारे में इतना सीख लिया था जितना उस समय जीवित सबसे तेज सीगल्स को भी मालूम नहीं था। 1000 फीट की ऊंचाई से अपने पंखों को भरसक तीव्रता से फड़फड़ाते हुए उसने लहरों की तरफ बिजली की तेजी से सीधा गोता लगाया। इसके बाद उसने जाना कि समुद्री पंछी क्यों बिजली की तेजी से सीधे और ताकत से भरे गोते नहीं लगाया करते। महज 6 सेकंड में वह 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गया था, जिस रफ्तार पर डैने ऊपर को उड़ते समय डगमगा जाते हैं। बार बार ऐसा ही हुआ, चाहे वह जितना भी ध्यान रखता, अपनी क्षमता के सबसे ऊंचे स्तर पर काम करते हुए वह तेज रफ्तार में नियंत्रण खो बैठता। पहले 1000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे, फिर पूरी रफ्तार से सीधे उड़ो, फिर फड़फड़ाते हुए सीधे नीचे गोता लगाओ। फिर हर बार जब उसका बायां डैना ऊपर आते समय रुक जाता, वह तेजी से बाईं ओर पलटी खाता, संभलकर वापस आने के प्रयास में दाएं डैने को रोकता। पर एकाएक आग की लपट की तरह दाएं तरफ एक बेलगाम कलाबाजी के साथ चक्कर खाने लगता। डैनों को ऊपर उठाते समय वह जितने भी सावधानी बरतता कम पड़ती। इस बार उसने कोशिश की और 10 में से 10 बार 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरते समय वह नियंत्रण से बाहर हो रहे लहराते पंखों का ढेर बन जाता और पानी में जा गिरता। पानी से पूरी तरह भीगकर आखिरकार उसने सोचा, इस गुत्थी का हल यही होगा कि तेज रफ्तार में डैनों को स्थिर रखा जाए, पंख फड़फड़ाकर 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर ली जाए और इसके बाद पंख को हिलाए डुलाए बिना स्थिर रखा जाए। 2000 फीट की ऊंचाई से उसने फिर कोशिश की, गोल गोल घूमते हुए गोता लगाकर चोंच सीधी नीचे की ओर, डैने पूरी तरह बाहर को फैले और 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार को पार कर लिया। जबरदस्त ताकत लगी, मगर तरकीब काम कर गई। 10 सेकंड में वह 90 मील प्रति घंटा की गति से फर्राटा भरते हुए निकल गया था। जोनाथन ने सीगल्स के लिए रफ्तार का विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया था, लेकिन यह विजय बेहद क्षणिक साबित हुई। जिस क्षण उसने गोते से बाहर आने की शुरुआत की, जिस क्षण उसने अपने डैनों का कोण बदला, वह फिर उसी भयानक अनियंत्रित संकट में जा फंसा और 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार पर मानो उसके आसपास कोई धमाका हुआ। जोनाथन सीगल बीच हवा में काबू खो बैठा और पत्थर की तरह सख्त समुद्र से जा टकराया। जब उसे होश आया, अंधेरा काफी देर हो चुकी थी और वह चांदनी में सागर की सतह पर तैर रहा था। उसके पंख शीशे की तरह खुरदुरे हो गए थे, लेकिन उसकी पीठ पर असफलता का बोझ और भी भारी था। उस नाजुक पल में उसकी इच्छा हुई कि काश यह बोझ बस इतना भर होता कि उसे धीरे धीरे खींचता हुआ समुद्र के तल तक ले जाता और सबका अंत कर देता। पानी में नीचे डूबते हुए एक अजीब खोखली सी आवाज़ उसे अपने अंदर सुनाई दी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं एक समुद्री पंछी हूँ, मेरी सीमा प्रकृति ने तय की है। अगर मेरे नसीब में उड़ान के बारे में इतना सब सीखना लिखा होता तो मेरे दिमाग की जगह नक्शे होते। अगर मेरी प्रकृति में रफ्तार से उड़ना लिखा होता तो मेरे पास बाज की तरह छोटे डैने होते और मैं मछलियों की बजाय चूहे खाकर जिंदा रहता। मेरे पिता सही थे, मुझे इस बेवकूफ़ी को भूल जाना चाहिए। मुझे उड़कर वापस अपने झुंड के बीच चले जाना चाहिए और जिस हाल में मैं हूँ उस पर संतोष कर लेना चाहिए, एक बेचारे सीमित समुद्र पंछी के रूप में। आवाज़ धीरे धीरे मंद होती चली गई और जोनाथन ने उसे मान लिया। रात के समय समुद्री पंछी की जगह किनारे पर है और उसने प्रतिज्ञा की कि अब से वह एक समुद्री पंछी की तरह ही रहेगा। इससे अब खुश रहेंगे।
उसने थके हारे ढंग से खुद को अंधेरे से ग्रस्त पानी के से बाहर निकाला और ज़मीन की तरफ उड़ चला। मेहनत बचाने वाली कम ऊंचाई की उड़ान के बारे में उसने जो सीखा था उसके लिए वह आभारी था। लेकिन नहीं, उसने सोचा, जो मैं था वह मैं छोड़ चुका हूँ। सब जो मैंने सीखा था वह मैंने ख़त्म कर दिया है। मैं दूसरे समुद्री पंछियों जैसा ही एक समुद्री पंछी हूँ और उन्हीं की तरह उड़ान भरूंगा। लिहाजा वह तकलीफ के साथ 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और सागर तट की ओर बढ़ते हुए उसने और भी तेजी से अपने डैने हिलाए। झुंड का महज एक और हिस्सा बने रहने के अपने फैसले पर उसे पहले से बेहतर महसूस होने लगा। अब उस शक्ति से उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा जो उसे सीखने के लिए उकसाती रहती थी। अब और कोई चुनौती नहीं रह जाएगी, न कोई विफलता। यह सोचना बंद करके समुद्री तट पर ऊपर झिलमिलाती रोशनियों की तरफ अंधेरे को चीरते हुए उड़ते चले जाना कितना सुंदर था। अंधेरा, वह खोखली आवाज़ खतरे की आशंका से घबराकर फट गई। सीगल्स कभी अंधेरे में नहीं उड़ती। जोनाथन सतर्क नहीं था कि सुन पाता। यह सुंदर है, उसने सोचा। चांद और पानी पर झिलमिलाती रोशनियां रात में किरणों की नन्ही नन्ही पगडंडियां बनाती हुई, और सब कुछ इतना शांत था, स्थिर। नीचे आओ, सीगल कभी रात में नहीं उड़ते। अगर तुम रात में उड़ने के लिए बने होते तो तुम्हारे पास उल्लू जैसी आंखें होती, दिमाग में नक्शे होते, तुम्हारे पास बाज जैसे छोटे छोटे पंख होते। रात में वहां जमीन से 200 फीट ऊपर जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की आंखें झपकी। उसका दर्द, उसके संकल्प गायब हो गए। छोटे छोटे पंख, बाज जैसे छोटे छोटे पंख, यही तो हल है। मैं भी कैसा मूर्ख रहा हूँ। मुझे बस नन्हे पंख चाहिए। मुझे बस अपने ज़्यादातर पंखों को समेटकर सिर्फ उनके छोरों की मदद से उड़ते चले जाना है। छोटे पंख। वह सागर की कालीमा के ऊपर 2000 फीट की ऊंचाई तक चला गया और विफलता या मौत के किसी ख्याल के बिना उसने अपने आगे के डैने कसकर अपनी देह से सटाए। सिर्फ अपने डैनों की नन्ही कटारों जैसी नोकें हवा में निकाली रखी और फिर सीधे नीचे की ओर गोता लगाया। हवा उसके सिर पर जोरदार गर्जना करती हुई आई। 70 मील प्रति घंटा, 90, 120 और उससे भी तेज। डैनों पर दबाव अब 140 मील प्रति घंटे पर इतना ज़्यादा नहीं था जितना पहले 70 पर महसूस हुआ करता था, और अपने डैनों के छोर को हल्के से मरोड़कर वह गोते से बाहर निकल आया और लहरों के ऊपर से उड़ता चला गया, चांदनी में तोप का एक गोला। हवा के सामने उसने अपनी आंखें भीज कर दरारों जैसी कर लीं और खुशी से भर उठा। 140 मील प्रति घंटा और पूरी तरह नियंत्रण में। यही ख्याल आता है कि अगर मैं 2000 फीट की जगह 5000 फीट की ऊंचाई से गोता लगाऊं तो भला कितनी तेज से मैं। पल भर पहले के उसके सारे इरादे भुला दिए गए थे। वह शानदार तेज हवा उन्हें बुखार ले गई थी, तो भी उस पर उन वादों को तोड़ने का कोई बोझ नहीं था जो उसने खुद से किए थे। ऐसे वादे तो उन सीगल्स के लिए होते हैं जो मामूली चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। इसने सीखने के दौरान शिखर को छू लिया तो उसके लिए उस तरह के वादे की कोई ज़रूरत नहीं है। सूरज के उगने तक जोनाथन फिर अभ्यास में जुट गया था। 5000 फीट से मछुआरों की नावें सपाट नीले पानी में बेहद छोटी दिख रही थी। सुबह के नाश्ते के समय चक्कर लगाता हुआ झुंड धूल के नन्हे नन्हे कणों का गुब्बार सा दिख रहा था। वह जीवित था। खुशी से वह हल्के हल्के थरथराता हुआ गर्व करता कि उसका डर काबू में था। फिर बिना किसी विचार के उसने अपने डैंडे अंदर समेटे, अपने डैनों के छोटे तिरछे छोर बाहर निकाले और सीधे समुद्र की तरफ गोता लगा दिया। 4000 फीट तक आते आते वह रफ्तार की चरम सीमा तक पहुंच चुका था। हवा आवाज की एक ठोस धड़कती हुई दीवार जैसी थी जिसके खिलाफ वह और तेजी से नहीं बढ़ सकता था। वह अब 214 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा नीचे की ओर उड़ रहा था। उसने थूक निगला, यह जानते हुए कि अगर इस रफ्तार पर उसके डैने खुले तो वह लाखों नन्हे नन्हे जर्रों में बिखर जाएगा। लेकिन रफ्तार ताकत थी और रफ्तार आनंद थी, रफ्तार बेहद सुंदर थी।
1000 फीट की ऊंचाई पर उसने गोते से बाहर आना शुरू किया। डैनों के छोर उस भीषण तेज हवा में फड़फड़ाते हुए और भी शिथिल होते गए। नाव और सीगल्स का झुंड एक और झुका हुआ और किसी हल्का जैसी तेजी से बड़ा होता हुआ उसकी उड़ान के रास्ते में आ गया। वह रुक नहीं सकता था। अभी तो उसे यह मालूम नहीं था कि इस रफ्तार पर वह कैसे मुड़े। टकराने का मतलब होगा तत्काल मर जाना। और फिर उसने आंखें बंद कर ली। और इस तरह उस सुबह सूरज के उगने के ठीक बाद हुआ यह कि जोनाथन लिविंगस्टन सीगल 212 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आंखें बंद कर हवा और पंखों की एक जबरदस्त आवाज के साथ नाश्ते के लिए एकत्रित झुंड को सीधा बीच से चीरता निकल गया। समुद्री पंछियों का देवता इस बार उस पर मेहरबान था और कोई नहीं मारा गया था। जब उसने अपनी चोंच सीधे आकाश की ओर को उठाई थी तब तक वह 160 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर रहा था। जब वह धीमे होकर 20 पर पहुंचा और आखिरकार उसने फिर से अपने डैनी फैलाई तो नाव समुद्र में किसी कड़ की तरह दिख रही थी। 4000 फीट नीचे उसके ख्याल में विजय ही विजय थी, गति की चरम सीमा। 214 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक समुद्री पंछी, यह तो नायाब उपलब्धि थी, झुंड के इतिहास में सबसे बड़ा क्षण। और उसी क्षण में जोनाथन सीगल के लिए एक नए युग के द्वार खुल गए। उड़ते हुए अभ्यास के अपने एकाग्र क्षेत्र तक पहुंचकर उसने 8000 फीट की ऊंचाई से गोता लगाने के लिए डैनों को समेटा और फौरन यह जानने के लिए खुद को तैयार किया कि मुड़ा कैसे जाए। उसने पाया कि डैनों के छोर के एक अकेले पंख को अगर थोड़ा सा हिलाया जाए तो वह बेहद तेज रफ्तार पर एक वादा रहित समतल बड़े दायरे में फैला हुआ मोड़ काटने में मदद देता था। लेकिन इसे सीखने से पहले उसने पाया था कि उस रफ्तार पर एक से अधिक पंखों को हिलाने से वह बंदूक की गोली की तरह चक्कर खाने लगेगा। और जोनाथन पृथ्वी पर हवाई करतब करने वाला पहला समुद्री पंछी बन गया था। उस दिन उसने दूसरे समुद्री पंछियों के साथ बातचीत में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और सूर्यास्त के बाद तक उड़ता रहा। उसने खोज लिया कि हवा में छल्ले कैसे बनाते हैं, धीमी रफ्तार से गोल गोल कैसे घूमते हैं, एक ही बिंदु पर कैसे घूमते हैं, उल्टे होकर चक्कर कैसे खाते हैं, सीगल्स की तरह धकेलते कैसे हैं, फिरकी की तरह कैसे घूमते हैं। जब जोनाथन सीगल सागर तट पर झुंड में जा मिला तो रात पूरी तरह ढल चुकी थी। उसे चक्कर आ रहे थे और वह बेहद थका हुआ था। तो भी खुशी में उसने उतरते वक्त एक छल्ला बनाया और जमीन को छूने से पहले फुर्ती से कलाबाजी लगाई। उसने सोचा जब उन्हें उसकी उपलब्धि का पता चलेगा तो वे खुशी से पागल हो जाएंगे। अब जीवन जीने में कितना मजा है, बजाय मछली पकड़ने वाली नावों तक आने जाने का नीरस काम करने के। जिंदगी का एक मतलब है। हम खुद को अज्ञान के दलदल से ऊपर उठा सकते हैं, स्वयं को विशेष गुणों वाले, बुद्धिमान और कुशल जीवों के रूप में पहचान सकते हैं। हम मुक्त हो सकते हैं, हम उड़ना सीख सकते हैं। आगे आने वाले वर्ष संभावनाओं से गूंज रहे थे, दमक रहे थे। जब वह जमीन पर उतरा तो सभी सीगल परिषद की बैठक में इकट्ठा थे और जाहिर था कि वे कुछ समय से इसी तरह इकट्ठा थे। वास्तव में वे इंतजार कर रहे थे। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, बीचों बीच खड़े हो जाओ। मुखिया के शब्द किसी बड़े समारोह के समय इस्तेमाल होने वाली आवाज में गूंजे। बीचों बीच खड़े होने का मतलब था भारी शर्मिंदगी या भारी नुकसान। सम्मान के लिए बीचों बीच खड़े हो जाना वह तरीका था जिससे सीगल्स के सबसे बड़े नेता की निशानदेही होती थी। निश्चय ही उसने सोचा, आज सुबह वह नाचते वाला झुंड, उन्होंने उसकी उपलब्धि देखी थी। लेकिन मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं नेता बनूं। मैं तो सिर्फ वही बांटना चाहता हूँ जो मैंने पाया है, वह क्षितिज दिखाना चाहता हूँ जो हम सबके आगे फैला हुआ। वह आगे बढ़ा। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, मुखिया ने कहा, अपने साथी सीगल्स के सामने नजरें झुकाकर बीचों बीच खड़े हो जाओ।
ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे कोई लकड़ी का पटिया दे मारा हो। उसके घुटनों की ताकत जाती रही, पंख लटक गए, कानों में जैसे कोई गर्जना होने लगी। शर्मिंदा होने के लिए बीचों बीच खड़ा होना असंभव, वह उपलब्धि वे समझ नहीं पा रहे हैं, वे गलत हैं। उसकी लापरवाही भरी गैर जिम्मेदारी के लिए वह गंभीर आवाज गूंज रही थी। सीगल्स बिरादरी की गरिमा और परंपरा को तोड़ने के लिए। शर्मिंदगी में बीचों बीच खड़े किए जाने का मतलब था कि उसे समुद्री पंछियों के समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, दूर स्थित खड़ी चट्टानों पर अकेली जिंदगी बिताने के लिए छोड़ दिया जाएगा। एक दिन जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, तुम्हें पता चलेगा कि गैर जिम्मेदारी से कोई फायदा नहीं होता। जीवन के बारे में हम इसके सिवा कुछ जानते नहीं, न जान सकते हैं कि हमें इस दुनिया में खाने के लिए भेजा गया है। जितने समय तक हम जी सकें जीने के लिए भेजा गया है। कोई शीगल परिषद के झुंड को पलटकर जवाब नहीं देता, लेकिन जोनाथन की आवाज़ सुनाई दी। गैर जिम्मेदारी मेरे भाइयों, वह चिल्लाया। उस सीगल से ज़्यादा जिम्मेदार कौन है जो जिंदगी का एक मतलब, एक और भी ऊंचा उद्देश्य खोज लेता है तथा उस पर चलता है। हजारों वर्षों से हम मछलियों के लिए छीना झपटी करते रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास जीने की, सीखने की, खोजने की, आज़ाद होने की एक वजह है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या पाया है। झुंड जैसे पत्थर का बना था। हमारा भाईचारा टूट गया है, सीगल्स ने एक स्वर से कहा, और एक राय से उन्होंने अपने कान गंभीरता से बंद कर लिए तथा उसकी तरफ पीठ कर दी। जोनाथन सीगल ने अपने वाकई के दिन अकेले बिताए, लेकिन वह दूर स्थित चट्टानों से कहीं परे तक उड़ता चला गया। उसका एकमात्र दुख अकेलापन नहीं था, बल्कि यह था कि दूसरे सीगल्स ने उस शान में विश्वास करने से इनकार किया था जो उड़ाने में थी, जो उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने आंखें खोल कर देखने से इनकार कर दिया था। वह रोज सीखता। उसने सीखा कि एक चुस्त तेज रफ्तार वाला गोता लगाने पर वह उन दुर्लभ और स्वादिष्ट मछलियों को खोज सकता था जो समुद्र की सतह से 10 फीट नीचे झुंड बनाकर चलती थी। अब से उसे जिंदा रहने के लिए मछली पकड़ने वाली नावों और बासी रोटी की जरूरत नहीं रह गई थी। उसने हवा में ही नींद लेना सीख लिया। रात को तट के बाहर की हवा के पार दिशा तय करके सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच 100 मील का फासला पार करते हुए इसी भीतर के नियंत्रण से ही वह भारी समुद्री कोहरे को चीरकर उसके ऊपर चमकते हुए साफ आकाश तक उड़ता चला जाता, जिस समय बाकी सभी सीगल्स धुंध और बारिश के अलावा और कुछ न जान पाते और जमीन पर खड़े रह जाते। उसने ऊंची हवाओं पर सवार होकर किनारे से बहुत अंदर तक पहुंचना और वहां मुलायम कीड़ों का भोजन करना सीख लिया, जिसकी उम्मीद उसने कभी पूरे झुंड के लिए की थी, वह अब सिर्फ अपने लिए हासिल करता। और उसने उड़ना सीखा था, और जो कीमत इसके लिए चुकाई थी उस पर वह दुखी नहीं था। जोनाथन सीगल ने पाया कि ऊब और भय और गुस्सा वे कारण हैं जिनसे एक समुद्री पंछी की जिंदगी इतनी छोटी होती है, और अपने ख्यालों से इतने दूर होने पर उसने सचमुच एक लंबा और बेहतर जीवन जिया था। तभी वे शाम को आए और उन्होंने जोनाथन को अपने अति प्रिय आसमान में अकेले और शांति से पंख हिलाए बिना उड़ते पाया। जो 2 समुद्री पंछी उसके डैनों के बगल में प्रकट हुए, वे सितारों की प्रकाश की तरह निर्मल थे, और उनसे आ रही आभा हर रात की उस ऊंची हवा में मुलायम और दोस्ताना थी। लेकिन सबसे प्यारा था वह कौशल जिससे वे उड़ रहे थे। उनके डैनों के छोर उसके अपने डैनों से ठीक एक सी दूरी पर थे और लगातार हिल रहे थे। बिना एक शब्द कहे जोनाथन ने उनकी परीक्षा ली, अपनी बनाई परीक्षा, जिस पर अभी तक कोई समुद्री पंछी खरा नहीं उतरा था। उसने अपने डैने मोड़े, रुकने की सीमा से 1 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक धीमा हो गया। दोनों चमकदार पंछी उसके साथ साथ धीमे हो गए, आराम से ठीक उसी जगह स्थिर। उन्हें धीमी गति से उड़ने के बारे में मालूम था। उसने डैम में समेटे
गोल घूमा और गोता मारकर 190 मील प्रति घंटा पर आ गया। उन्होंने भी उसके साथ गोता लगाया, खामी रहित और व्यूह में नीचे की ओर फर्राटा भरते हुए। आखिरकार उसने उस रफ्तार को मोड़कर सीधे ऊपर की तरफ एक धीमे धीमे घूमने वाली उड़ान में बदल दिया। वे भी मुस्कुराए हुए उसके साथ गोल गोल घूमने लगे। वह पलटकर सपाट उड़ान में चला आया और थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने बात शुरू की। ठीक है, वह बोला, कौन हो तुम? हम तुम्हारे झुंड से आए हैं जोनाथन, हम तुम्हारे भाई हैं। उनके शब्द दृढ़ता और तसल्ली से भरे थे। हम तुम्हें और ऊंचा ले जाने आए हैं, तुम्हें घर ले जाने आए हैं। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई झुंड नहीं है, मैं बहिष्कृत हूँ और हम इस समय शानदार पहाड़ी हवा के शिखर पर उड़ रहे हैं। अब मैं इस बूढ़े शरीर को कुछ 100 फीट के ऊपर नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम कर सकते हो जोनाथन, क्योंकि तुमने सीखा है। एक स्कूल खत्म हो गया है और समय आ गया है कि दूसरा स्कूल शुरू हो। इस तरह की समझदारी ने जोनाथन सीगल के लिए उस क्षण को आलोकित कर दिया था, मानो वह ताउम्र उसके ऊपर दमकते रहने वाली थी। वे सही थे, वह और भी ऊंचा उड़ सकता था और अब घर जाने का वक्त आ गया था। उसने आकाश के विस्तार पर उस शानदार और पहली जमीन पर एक आखिरी लंबी निगाह डाली, जहाँ उसने इतना कुछ सीखा था। मैं तैयार हूँ, आखिरकार उसने कहा, और जोनाथन लिविंगस्टन सीगल उन दो नक्षत्र जैसे उज्ज्वल पंचों के साथ एक बिल्कुल काले आकाश में गायब हो जाने के लिए ऊपर को